सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है कंसेप्ट और डिस्पैरिटी 1, उसका हम लोग वन शॉट लेने वाले जो हमारा पार्ट 2 बेसिकली वन शॉट का है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने हाफ चैप्टर को ख़त्म कर दिया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी थी कि कैसे समाज के अंदर औरतों के साथ में भेदभाव किया जाता है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, स्टेट सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। अब आज हम बाकी के जो कंसेप्ट है चैप्टर के वो समझने वाले। तो देखो, यहाँ से ये जो बेसिकली यहाँ से जो हम पढ़ने वाले वो ये है कि देखो, समाज के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपाहिज होते हैं, ठीक है, जो हैंडीकैपेड होते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, जिनका किसी का हाथ नहीं रहता, किसी का पैर नहीं रहता। तो देखो, वो ऐसे जो लोग होते हैं इनके साथ भी बहुत सारी डिस्पैरिटी होती है, भेदभाव किया जाता है। कोई मान लो कोई लड़का है आपके ही घर के अंदर, मान लो एक लड़का है जो अपाहिज है, ठीक है, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और एक लड़का है जो ठीक ठाक है। तो घर वाले जो होते हैं वो उस लड़के की ज़्यादा इज्जत करते हैं जिसके हाथ पैर ठीक ठाक रहते हैं, और उस लड़के की कम इज्जत करते हैं जो मान लो अपाहिज होता है, ठीक है। तो मतलब देखो, वो एक तरह से डिस्पैरिटी की जा रही है ना, कि मतलब भेदभाव किया जा रहा है। तो उसी के बारे में टॉपिक है बेसिकली कि देखो, काफ़ी सारे हैंडीकैपेड पर्सन्स होते हैं। तो वो कौन से हैंडीकैपेड पर्सन्स होते हैं, कौन से टाइप्स के हैंडीकैपेड होते हैं और क्यों हो जाते हैं वो हैंडीकैपेड, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के बेसिकली हाफ ऑफ द चैप्टर के अंदर बताई गई है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अब जितने भी हमारे टाइप्स हैं हैंडीकैपेड से, उन सबको सेपरेटली उनके डेफिनेशंस की, उनका मतलब क्या होता है, वो बेसिकली डिसेबिलिटीज़ का, और उनके कॉजेज़ क्या होते हैं या फिर उनके टाइप्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है। मतलब आखिर ये जो हैंडीकैपेड लोग होते हैं, कोई आदमी अंधा है तो आखिर अंधा होता क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर सेपरेटली डिटेल में समझाई गई है। तो देखते हैं अब। तो देखो, सबसे पहला होता है विजुअली हैंडीकैपेड, मतलब वो लोग जिनको दिखाई नहीं देता। अब ज़रूरी नहीं है कि विजुअली हैंडीकैपेड के अंदर सिर्फ अंधे लोग ही आए, कोई हो सकता है जिसको धुंधला दिखाई देता हो। जैसे आप मान लो घर के अंदर कोई बुढ़ी है, कोई मतलब रहते हैं ना, बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उनको ढंग से दिखता नहीं है, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखता है। तो ऐसे लोग जो होते इनको भी हम विजुअली हैंडीकैपेड में गिनते हैं, जो बेसिकली पार्शली ब्लाइंड होते हैं। मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अंधे होते, बट उनको पूरा दिखाई नहीं देता, क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। तो उनको भी हम अंधों में ही विजुअली हैंडीकैपेड में गिनते हैं, ठीक है। और वो लोग जो टोटली ब्लाइंड होते थे उनको तो हम गिनते ही है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इसने बेसिकली 3 लेवल्स बताए गए हैं, डेफिनेशन दी गई है 3 लेवल्स की, मतलब ब्लाइंडनेस की। 3 लेवल्स होते हैं मतलब ब्लाइंडनेस के। सबसे पहला होता है वो लेवल जिसके अंदर विजन जो होती है किसी भी एक आदमी की, जो अंधा होता है या फिर उसे ढंग से दिखाई नहीं देता, तो वो होती है 6/60 और उससे भी कम की, ठीक है। यहाँ पर 6/6 लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पर मे बी राइटिंग मिस्टेक या फिर कुछ और हुआ है, बट ओरिजिनल देखोगे तो 6/60 होता है, ठीक है। कि अगर आपकी जो आँख की जो विजन है वो 6/60 है, मतलब आँख का जो नंबर है वो 6/60 है, मतलब कि अगर आपको बहुत बड़े बड़े वर्ड्स जो है वो भी धुंधले में दिखाई दे रहे हैं, तब इसका मतलब है कि आप मतलब विजुअली हैंडीकैपेड में गिनाओगे, ठीक है। और दूसरा लेवल होता है वो होता है विजुअल फील्ड जो होता है आइज़ का, मतलब कि आप अपनी आँख को कितना घुमा सकते हो आजू बाजू में देखने के लिए बिना मुंडी घुमाए। तो वो अगर आपका 20 डिग्री तक ही रहता है, मतलब सिर्फ 20 डिग्री आँखों को घुमाया जा सकता है, यानी सिर्फ सीधा का सीधा देख सकते हो, आपके बाजू में क्या है वो नहीं देख सकते हो। तो ऐसे टाइम पर उसे बेसिकली कहेंगे कि आप विजुअली हैंडीकैपेड हो गए, मतलब आप विजुअल फील्ड जो है आपकी आँखों का वो सिर्फ 20 डिग्री है। और तीसरा होता है कि अगर आपका मान लो ये दोनों ही मिक्स है, कि आपके एक आँख के अंदर 6/60 की विजन है या फिर उससे भी कम की विजन है, और एक है जो बेसिकली आपकी दूसरी जो आँख है वहाँ पर आपका विजुअल फील्ड जो है वो सिर्फ 20 डिग्री का ही है, तब मान लो आपका दोनों आँख में एक मतलब एक जो आँख है उसमें 6/60 का विजन है और एक जो है वो 20 डिग्री का मतलब विजुअल फील्ड है, तो तब भी आप कहलाओगे कि मतलब आप जो आदमी हो वो विजुअली हैंडीकैपेड हो, ठीक है। कि मतलब आपको दोनों ही प्रॉब्लम है, एक आँख में एक प्रॉब्लम है, दूसरे आँख में दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स बनाए गए हैं, डेफिनेशन दी गई है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के द्वारा, ठीक है। अब देखो, ये तो बेसिकली जो डेफिनेशन दी गई है ये ऐसे लोगों की डेफिनेशन है जो ब्लाइंड नहीं होते, जो बेसिकली पार्शली ब्लाइंड होते हैं, जिनको ढंग से दिखाई नहीं देता, ठीक है। कि उनको ऐसा नहीं है कि दिखाई ही नहीं देता, ढंग से नहीं देख सकते उन लोग, ठीक है। बट जो ब्लाइंड होते हैं, जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, उनको ऐसा नहीं कि 6/60 की नज़र रहती है, उनको टोटली ब्लाइंड रहते हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दिखती है, उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। कहोगे तो ऐसा नहीं कि ब्लैक दिखता है कि अंधेरा जैसा दिखता है, तो अंधेरा भी नहीं दिखता उनको, ठीक है। आप बेसिकली ऐसा समझ ही नहीं पाओगे उनको दिखता क्या है, क्योंकि देखो उनको कलर पता ही नहीं है, उनको ये नहीं पता लाल कलर क्या होता है, काला क्या होता है, तो कैसे बताएंगे कि मुझे क्या दिख रहा है, काला दिख रहा है कि लाल दिख रहा है। तो उनको कह सकते हो कुछ भी नहीं दिखता है, काला रंग भी नहीं दिखता। यहाँ तक ये नहीं दिखा, सामने से मान लो कोई लड़की गई
हीरोइन गई, तो ये भी नहीं पता चलेगा कोई लड़का गया लड़की गई। हाँ, स्मेल करके या फिर आवाज़ से पता कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्या क्या कॉजेस रहते हैं इसके ब्लाइंडनेस की, क्यों आदमी अंधा हो जाता है? तो काफ़ी सारे कॉजेस रहते हैं, जैसे कैटरैक्ट हो जाता है कि आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसके वजह से भी आदमी जो होता है वो अंधा हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैटरैक्ट आखिर क्यों हो जाता है, तो सिंपल से रीज़न रहते हैं। देखो अल्ट्रा वायलेट रेस जो रहती है, अगर मान लो आपकी आँखों में बार बार पड़ती है, तो आपकी आँखों की जो पुतलियाँ रहती है, मतलब आँख के जो लेंसेज रहते हैं, वो बार बार उधर पड़ने की वजह से वहाँ पे कुछ मतलब बेसिकली एक प्रोटीन रहता है जो बार बार वहाँ पर ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ने की वजह से सख्त हो जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है और सफ़ेद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें जो होती है उसके अंदर लाइट ढंग से पहुँच नहीं पाती है, धुंधला धुंधला फिर आपको दिखाई देना पड़ता है, फॉग फॉग दिखने लग जाता है। उसके बाद फिर आपको कैटरैक्ट हो जाता है। कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है, आपकी आंखें जो होती है उसके अंदर आपका जो आँख का जो बेसिकली पुतली होता है वो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आदमी अंधा हो सकता है। अंधा नहीं होगा, मतलब बेसिकली धुंधला दिखाई देगा स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग फेज के अंदर, बट जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप अंधे होते जाओगे। और एक बार जितनी लाइट चली जाती है, मान लो आपकी आधी रोशनी चली गई तो आधी रोशनी चली गई, ठीक है। तो मतलब अगर बहुत समय तक ही रह जाता है कैटरैक्ट, तो आप फिर टोटली ब्लाइंड भी हो सकते हो इसकी वजह से। उसके बाद दूसरा होता है ग्लूकोमा। ये भी देखोगे तो इसको हम काला मोतियाबिंद बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो बेसिकली इसके अंदर काला मोतियाबिंद ऐसा नहीं है कि ये कैटरैक्ट की तरह सेम रहता है, इसके अंदर डिफरेंस रहता है। होता क्या है इसके अंदर, देखो हमारी आँख के अंदर देखो पानी हमेशा आता है, आप रोते हो तो कैसे पानी आता है, तो वो जो पानी रहता है उसका सर्कुलेशन हमारे आँख के अंदर मतलब बेसिकली कंटिन्यू चलता रहता है। बट कभी कभी क्या होता है कि आँख के अंदर कभी वो सर्कुलेशन कहीं से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आँख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और आँख बड़ी होने लग जाती है, जिसके वजह से हमारा जो ऑप्टिक नर्व होता है जो ब्रेन से जुड़ा होता है, जो हमारा जो भी मतलब लाइट आती है, तो वो जो लाइट है उसको इमेज में कन्वर्ट कर मतलब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो काम करता है ऑप्टिक नर्व, वो दबने लग जाता है प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है। और काफ़ी सारी नस जो रहती है, क्योंकि कई कई नसें दब जाती है, तो वहाँ पर जो बेसिकली जो फ्लूइड है, जो भी मतलब पानी है, वो ढंग से पहुँच नहीं पाता है, तो वो सूख जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आँख जो रहती है वो ढंग से देख नहीं पाती है। और जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते जाता है आप अंधे हो जाते हो। और मेन बात ये रहती है कि ये जो बेसिकली ग्लूकोमा रहता है ये बड़ों में दिखेगा ही नहीं, आपको सिम्टम्स इसके दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब बड़ा कोई आदमी है, उसको मान लो ग्लूकोमा हो गया, तो आपको पता नहीं चलेगा आपको ये बीमारी, आपकी सिर्फ आंखें दर्द देगी, मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा। बट अगर कोई बच्चा है, मान लो 2-3 साल का बच्चा, उसको ये बीमारी हो जाती है, तो उस टाइम पे पता चल सकता है, क्योंकि आंखें बड़ी बड़ी फिर हो जाती है, ठीक है, मतलब फूल जाती है, पूरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, तो फिर इस टाइम पे पता चल जाता है हाँ भाई बच्चे को ग्लूकोमा हो गया। और लास्ट में क्या हो जाता है, आँख जो रहती है पूरी काली काली हो जाती है, क्योंकि खून मतलब देखोगे तो पूरा काला, आँख की जो नसें रहती है वो सूख जाती है, जिस वजह से आँख काला हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको काला मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी आदमी अंधा हो सकता है। उसके बाद होता है ट्रोचोमा, मतलब एक बैक्टीरिया रहता है जो हमारी आँख की जो पलके वाली जो चमड़े रहती है ना, जो आँख को कवर कर देती है, तो वहाँ पर वो एक बैक्टीरिया रहता है जो वहाँ पर बेसिकली एक फंगस टाइप में रहता है, जो पूरा एक लेयर बना देता है, जो धीरे धीरे हमारी आँख को घिस घिस के ख़राब करने लग जाता है, जिसकी वजह से एंड टाइम पर क्या होता है, हमारा जो आँख होता है वो अंधा हो जाता है, ठीक है, मतलब फिर हमें दिखाई देना बंद हो जाता है और धीरे धीरे फूलते फूलते पूरी आँख को भी कवर कर देता है हमारे, ठीक है। तो ये ट्रोचोमा बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसी की वजह से 20% जो ब्लाइंडनेस है वो होती है। उसके बाद होता है चौथा की डिजीजेस, काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है जिसकी वजह से भी आप अंधे हो सकते हैं या फिर आपको कम दिखाई दे सकता है। जैसे कि देखो काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है, जैसे डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है, देखो डायबिटीज़ में मेनली क्या होता है, आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर फिर उसके वजह से बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, देखो आँखों में काफ़ी सारी नसें रहती है जहाँ पर खून पहुँचता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ पे खून बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ नसें रहती है जहाँ पर वो जो खून है वो लीक करने लग जाता है, मतलब फट जाता है, लीक हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आजू बाजू की जो वेसल्स रहती है वो दब जाती है। अब ऐसा होने की वजह से आँख का जो प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख की जो बेसिकली जो देखने की कैपेसिटी रहती है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेटिना की दरी हो रही होती है, जहाँ पर मेन जो इमेज बननी रहती है आँख के अंदर, जो भी लाइट आती है वहीं पर ये सारी चीज़ें हो रही रहती है, नसें जो वेसल्स रहती है वहाँ पर मतलब फूट रही रहती है नसें, तो जिसकी वजह से वो आँख डैमेज हो जाती है और आपको फिर कम दिखाई देने लग जाता है। बट टाइम के साथ अगर ये बढ़ते गया तो आप अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए देखो डायबिटीज़ पेशेंट रहते हैं, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो एंड टाइम जब उम्र हो जाए तो वो अंधे भी हो सकते हैं या फिर उनको कम दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे ही और भी बीमारियाँ रहते हैं, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूछेगा नहीं कि कैसे होता है, ठीक है, बस आपको ये समझा देना है थोड़ा बहुत। उसके बाद देखो पांचवा होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, मतलब क्या कि देखो विटामिन ए करता क्या है, विटामिन ए जो होता है वो हमारे आँख के अंदर जो प्रोटीन होता है जो बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है वो होता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला विटामिन ए, ठीक है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं।
अब होता क्या है, विटामिन ए अगर शरीर में कम हो जाता है तो प्रोटीन भी कम बनता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर बहुत कम लाइट ही आपका आँख एब्जॉर्ब कर पाता है। अब अगर मान लो आप अंधेरे में हो, बहुत कम लाइट है, तो लाइट उतनी कम होने की वजह से वो जो विटामिन ए की वो पहले ही आपके आँख जो है वो कम देख पाता है, और ऊपर से अंधेरा हो गया तो आप और कम देख पाओगे। इसलिए जो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, मतलब शरीर में विटामिन ए कम होता है, तो ऐसे लोग को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब अंधेरे में देख नहीं पाते हम तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि आप दूर का देख नहीं पाते हो, ठीक है, मतलब कहीं दूर पे कोई चीज़ रख दिया हो आपने तो नहीं देख पाते हो, तो मतलब नज़दीक का खाली देख पा रहे हो, दूर का नहीं देख पा रहे, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और एक होता है मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं कि नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये बुजुर्ग में हो जाता है, कोई बूढ़े हो जाते हैं तो आँख कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से होता है, ठीक है। उसके और इसको ठीक करने का सिंपल सा तरीका रहता है कि आँख में चश्मा लगा लो, ठीक हो जाओगे, लेंस लगा दो नंबर का, ठीक हो जाते हैं। उसके बाद होता है एस्टिमेटिज्म, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर होता है क्या, देखो हमारा जो आँख जो होता है, इसका जो शेप होता है वो थोड़ा टेढ़ा में रहता है, और ये जेनेटिक्स का रहता है प्रॉब्लम, मतलब बचपन से ही रहता है कि मतलब आँख का जो शेप होता है वो परफेक्ट नहीं रहता, वो थोड़ा अलग रहता है, शेप उसका टेढ़ा मेढ़ा रहता है, जिसकी वजह से लाइट जो रहती है वो सही से पहुंच नहीं पाती और आपको उल्टा पुल्टा दिखाई देने लग जाता है। मतलब मान लो सामने जो है आपको बहुत सारी चीज़ें धुंधले दिखाई देगी, या फिर कोई चीज़ रहेगी, मान लो जैसे रहता है ना, दारू पीने के बाद लोगों को एक दो दिखने लग जाते हैं, एक आदमी है तो दो दिखने लग जाते हैं, वैसा टाइप में दिखने लग जाता है। और इसका भी बेसिकली एक ही तरीका रहता है कि आप चश्मा पहन कर ठीक कर सकते हैं इसको, नहीं तो लेंस लगा सकते हैं आँखों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं एस्टिग्मेशन के अंदर। उसके बाद होता है अदर कॉजेज, यानी कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जिसकी वजह से एक आदमी अंधा या फिर पार्शली ब्लाइंड हो सकता है, कि मतलब उसको धुंधला दिखाई दे सकता है, जैसे कि रेटिनल डिसऑर्डर, यानी जो आँख के अंदर जो रेटिना होता है, जहाँ पर मेन देखोगे तो जहाँ पर फोकस, जहाँ पर लाइट की पड़ती है, और वहाँ से ही कह सकते हो कि वहीं से रिफ्लेक्शन पड़ के आगे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसकी वजह से भी आप अंधे हो सकते हैं, या फिर आपको कम दिखाई दे सकता है। उसके बाद होता है ब्रेन इंजरी, यानी अगर आपके दिमाग में कोई चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी आप हो सकते हो अंधे हो जाए। कि हो सकता है मान लो कि ब्रेन का कनेक्शन जो है वो आँख से हो सकता है चला जाए, कहीं पर जो ब्रेन का कोई पार्ट हो जो डैमेज होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है आँख से उसको समझ ही नहीं पाता हो, कि मतलब ये लाइट का मतलब क्या है, ये मतलब समझ ही नहीं, आप मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब आगे से क्या लाइट आ रही है, क्या मतलब इमेज है, तो उसको समझ ना पाने की वजह से हो सकता है कोई आदमी अंधा हो जाए, या फिर उसको धुंधला दिखाई देने लग जाए, ठीक है। धुंधला नहीं दिखाई देता, ज़्यादातर केसेस में आदमी मतलब अंधा ही हो जाता है, ब्लाइंड ही हो जाता है। उसके बाद होता है तीसरा जो रहता है रीज़न, वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि आपको कोई जन्म से ही अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एस्टिग्मेशन, ऐसी जो कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आप जन्म से ही अगर ब्लाइंड हो, ज़्यादातर केसेस में जन्म से ही आदमी ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, तो ऐसे टाइम पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है तो इनको ठीक करने का कोई तरीका नहीं रहता है, ठीक है, आप अंधे ही रहोगे फिर ज़िंदगी भर। अब देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट एंड प्रिजर्वेशन बताए गए हैं कि आप किस तरह से, अगर आप मान लो आपको कम दिखाई देता है या फिर आप अंधे हो तो क्या किया जा सकता है। तो देखो अगर आप अंधे हो, टोटली ब्लाइंड हो चुके हो, तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट अगर आपको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, मान लो कैटरैक्ट हो गया है, तो अभी अगर स्टार्टिंग फेज है तो आप इसकी इलाज करवाकर सर्जरी या फिर लेज़र सर्जरी करवाकर इसे ठीक कर बच सकते हो, वरना टाइम के साथ आप ब्लाइंड हो जाओगे, ठीक है। ग्लूकोमा, ये सारी जो बीमारियाँ होती है इनकी मतलब अगर मान लो कोई बीमारी है और उसकी वजह से आप ब्लाइंड धीरे धीरे होते जा रहे हो तो आप उसका इलाज करवाकर ठीक हो सकते हो। बट अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जन्म से आप अंधे हो तो उसे नहीं ठीक किया जा सकता, ठीक है। और काफ़ी सारे मतलब चश्मे आते हैं, अगर मान लो आपको ऐसी बीमारी या फिर हाइपरमेट्रोपिया है तो आप वो नंबर के चश्मे लगाकर, लेंस लगाकर अपने आप को मतलब क्लियर देख सकते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये सारे कुछ मतलब रहते हैं। या फिर ड्रॉप्स लगाते हैं, ड्रॉप्स का भी रहता है कि अगर मान लो आपको कैटरैक्ट हो गया तो स्टार्टिंग, अगर बहुत स्टार्टिंग फेज अभी तुरंत का ही हुआ है तो आप ड्रॉप लगा कर भी ठीक हो सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट एंड प्रिजर्वेशन होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है ऑडिटरी हैंडीकैपेड, यानी कि हो सकता है कुछ लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता ढंग से, ठीक है, बहरे लोग जो होते हैं तो उनको हम ऑडिटरी हैंडीकैपेड बोलते हैं। अब बेसिकली देखो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो कि ऑडिटरी हैंडीकैपेड हम उन लोगों को बोलते हैं जिनको 30 डेसिमल से ज़्यादा का जो आवाज़ होता है वो नहीं सुन सकते। देखो 30 डेसिमल कितना होता है, देखो आपको 30 डेसिमल बेसिकली इतना होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना चुप हो जा, ठीक है, तो रहता है शू करने का आवाज़, तो वो 30 डेसिमल का होता है। उसके बाद घड़ी की टिक टिक रहती है तो वो रहती है करीब 20 डेसिमल की, ठीक है। और जो बेसिकली जो हमारी सांस रहती है नॉर्मल वाली, कि मान लो बाजू वाला सांस ले रहा है, ठीक है, नॉर्मल सांस लेते हैं ना कि बिना आवाज़ कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है, तो वो जो सांस की जो डेसिमल रहती है साउंड की वो 10 डेसिमल रहती है, ठीक है। तो कोई आदमी अगर वो 30 डेसिमल तक की आवाज़ सुन सकता है और उससे कम की नहीं सुन सकता है,
तो वो जो आदमी रहता है वो बहरा में आता है, ठीक है, कि उसको ढंग से सुनाई नहीं देता। अब ऐसा नहीं है कि वो टोटली बहरा हो तभी हम उसे बहरा बोले। कुछ लोग रहते हैं ना कि उनको दूर का सुनाई नहीं देता, बोलते हैं बेटा थोड़ा तेज से चिल्ला तब सुनाई देगा उसको। बुढ़ी लोग में दिखता है ना, तो मतलब ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम ऑडिटली हैंडीकैप्ड में गिनते हैं। और नॉर्मली ये जो लोग होते हैं जो ऑडिटली हैंडीकैप्ड होते हैं वो बेसिकली देखोगे तो वो स्पीच में भी हैंडीकैप्ड बन जाते हैं। कि मान लो कोई बच्चा है जो बचपन से बहरा है तो वो कुछ बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं ABCD क्या होता है। उसको कोई बोलता है ABCD बोल बेटा, तो उसको सुनाई नहीं देता ना, तो कैसे बोल पाएगा। तो जो लोग सुन नहीं पाते तो ऑटोमेटिकली स्पीच से भी हैंडीकैप्ड बन जाते हैं, मतलब वो कुछ बोल भी फिर नहीं पाते, ठीक है। तो मतलब ऑडिटली हैंडीकैप्ड अगर आप बन जाते हो तो आप स्पीच से भी हैंडीकैप्ड बन जाओ। अगर आप जेनेटिक्स से हो, मतलब बचपन से ही अगर हो, मान लो बड़े होने के बाद आप हैंडीकैप्ड बन गए, मतलब बहरे हो गए एक्सीडेंट होने की वजह से, तब आप कुछ बोल भी सकते हो, क्योंकि आपको पहले से ABCD आती है तो आप कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब टाइप्स बताए गए हैं डेफनेस के। तो यहाँ पर मेनली देखोगे तो 3 टाइप्स होते हैं डेफनेस के। पहला होता है कंडक्शन डेफनेस, यानी वो डेफनेस जो बेसिकली, देखो पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो कि देखो हमारे जो कान होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इंटरनल ईयर, ठीक है। अब अगर मान लो आपका जो एक्सटर्नल ईयर है और मिडल ईयर है, ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी साउंड है वो बाहर से पहले अंदर आती है, उसके बाद मिडल ईयर जो रहता है उस साउंड को थोड़ा एम्पलीफाई कर देता है, तेज कर देता है, क्योंकि बाहर से जो भी आवाज़ आती है बहुत धीरे से आती है, ठीक है। अब उस धीरे सी आवाज़ को थोड़ा तेज कर देता है ताकि दिमाग को समझ आ सके। उसके बाद वो जो हमारा मिडल ईयर रहता है वो और उस साउंड को तेज कर देता है और वो पहुंचा देता है हमारे इनर ईयर के अंदर, जो कोचिला रहता है ना, इनर ईयर का जो गोल गोल वाला हिस्सा है, तो वहाँ पर पहुंचा देता है और वो और उस साउंड को एम्पलीफाई करके ब्रेन तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। देखोगे तो मिडल और इनर ईयर का काम क्या रहता है कि मिडल ईयर का मेन काम रहता है कि उसको तेज कर देना, और इनर ईयर का काम रहता है उसको तेज करके ब्रेन तक पहुंचा देना, ठीक है। तो अगर मान लो आपका जो आउटर ईयर और मिडल ईयर में कोई डैमेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और तब अगर आप बहरे हो जाते हो तो उसे हम कंडक्शन डेफनेस बोलते हैं। मतलब आउटर और मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है और अगर ऐसी डेफनेस होती है तो उसको ठीक करने का आसान सा तरीका रहता है कि एक मशीन आती है, हियरिंग एड्स आते हैं, तो वो लगा कर आप ठीक हो सकती हो, ठीक है। बट अगर मान लो आपका अगर इनर ईयर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो इनर ईयर ख़राब होने का मतलब ये नहीं है, देखो इसका मतलब क्या हो जाता है इनर ईयर ख़राब होने का, कि पहली बात जो भी बाहर से आवाज़ आ रही है उसको मिडल ईयर तो एम्पलीफाई कर देगा, बट इनर ईयर एम्पलीफाई नहीं करने वाला है, ठीक है। अब एम्पलीफाई नहीं करेगा तो हो सकता है आदमी को थोड़ा बहुत सुनाई भी दे, बट होता क्या है देखो, क्योंकि इनर ईयर खराब है तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता ही नहीं है, मतलब ब्रेन तक आवाज़ पहुंचती ही नहीं, जिसकी वजह से आवाज़ आदमी को पता ही नहीं चलता कि बाहर से क्या आवाज़ आई, इसलिए वो टोटली मतलब बोल सकते हो डेफ हो जाता है। तो ऐसी जो डेफनेस होती है जो इनर ईयर की वजह से होती है उसे हम सेंसरी न्यूट्रल डेफनेस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं सुनाई देता। क्योंकि देखो कंडक्शन डेफनेस के अंदर देखोगे तो उसके अंदर आपको धीरे धीरे सुनाई देगा, क्योंकि हमारा जो इनर ईयर है वो एक्टिव रहता है, तो थोड़ा बहुत भी साउंड मिलता है तो उसको ही पहुंचा देता है, तो थोड़ा बहुत भी सुनाई देता है। बट सेंसरी न्यूट्रल डेफनेस के अंदर आप न्यूट्रल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं सुनाई देता आपको, ठीक है। उसके बाद है मिक्स डेफनेस, यानी कि हो सकता है आपको दोनों ही डेफनेस हो, यानी कि आपके तीनों जो पार्ट्स है कान के तीनों को तीनों ही खराब है, मतलब किस्मत ज़्यादा ही खराब है, तो इसको हम मिक्सड डेफनेस बोलते हैं, जिसके अंदर आपका कंडक्शन डेफनेस भी साथ में और सेंसरी न्यूट्रल डेफनेस दोनों मिलाकर डेफनेस है, तीनों पार्ट्स ही खराब है आपके कान के, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो डेफनेस है यहाँ पर आपको ये 3 टाइप्स तो समझ आते हैं, बट अगर हम इसे और क्लासीफाई करते हैं तो मेनली अगर आपको ये समझ आएगा तो देखो डेफनेस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है जो जेनेटिक होता है, जो जन्म से होता है, और एक होता है जो पैदा होने के बाद होता है, ठीक है। अगर मान लो पैदा हो गया, रास्ते से जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, फिर आप बहरे हो गए, तो ऐसे भी हो सकता है। या फिर मान लो कि बहुत ज़्यादा आप लाउड स्पीकर के ऊपर गाना सुन रहे थे और बहरे हो गए, आपको कान के पर्दे फट गए, फिर सुनाई नहीं देता, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसे हम बेसिकली एक्वायर्ड डेफनेस बोलते हैं, और जो जन्म से होता है उसे हम कंडेंशनल डेफनेस बोलते हैं, जिसको जेनेटिक डेफनेस भी आप बोल सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये होते क्यों है, तो देखो सबसे पहले कंजेनिटल डेफनेस का सबसे मेन कारण होता है जेनेटिक फैक्टर्स, कि खानदान में किसी हो सकता है कोई बहरा हो तो आप भी DNA मिक्स होने की वजह से आप भी बहरे हो गए, ये पहला प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम रहता है कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लो कोई जैसा रूबेला है, ऐसी जो बीमारियाँ रहती है ना जो वायरसेस से फैलती है, ठीक है। तो ऐसी जो जर्मन मसल्स बीमारियाँ रहती है, जर्मन मसल्स मतलब क्या, बेसिकली जैसे अब रूबेला था, आपको रूबेला में भी मालूम होगा कौन सी बीमारी है, तो ये जो बीमारियाँ रहती है, वायरसेस रहते हैं, इनके वजह से भी आदमी जो है वो बहरा हो सकता है। अगर मान लो प्रेग्नेंट औरत है और उसका पेट में बच्चा, और वो औरत को वो बीमारी हो जाती है, तो बीमारी वो बच्चे को भी लग जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है वो बहरा हो जाए, ठीक है। तो इसके वजह से भी हो सकता है। ब्रेन इंजरीज की वजह से हो सकता है कि हो सकता है मान लो कि बच्चे को चोट लग गई ब्रेन के अंदर, और देखो चोट लगती कैसे, तो देखो कभी कभी क्या होता है डिलीवरी के टाइम पे पेट फाड़ कर बच्चे को निकालना पड़ जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ जाता है। नॉर्मल मतलब डिलीवरी नहीं हो पाती है तो ऑपरेशन करना
पड़ जाता है। तो ऑपरेशन के टाइम पे कभी कभी डॉक्टर जो है जब पेट फाड़ रहता है कैंची से, तो कभी कभी वो गलती से बच्चे के सिर पे भी चोट लग जाती है। तो हो सकता है ऐसे टाइम पर कभी कभी ऐसी कुछ चोट लग जाए जिसकी वजह से हो सकता है वो बहरा भी हो जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि चोट की वजह से बहरा ही हो सकता है अंधा भी हो जाए, बट ज़्यादा चांसेस मतलब रहता है कि हाँ चांसेस रहता है कि वो बहरा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है एंटीबायोटिक्स, यानी काफ़ी सारी दवाइयाँ रहती है जिसकी वजह से अगर मान लो डायबिटीज़ की पेशेंट है, ठीक है, और उसके पेट में बच्चा है। अब अगर वो दवाइयाँ खा रही है डायबिटीज़ की, अब देखो डायबिटीज़ की दवाइयों की वजह से क्या होता है कि आंखें जो रहती है वो थोड़ी बहुत कमज़ोर होती है। तो अगर बच्चे को भी वो डायबिटीज़ के मतलब बेसिकली कह सकते हैं साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो भी हो सकता है अंधा हो जाए या फिर उसको अच्छी तरह से दिखाई ना दे, ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि वो अंधा ही हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स दिख सकती है। उसके बाद देखो सेकंड जो इसका टाइप होता है वो होता है एक्वायर्ड डेफनेस का। मतलब क्या है कि बेसिकली आपने इस डेफनेस को बाद में एक्वायर किया, कि मतलब बाद में आप बहरे हो गए, मतलब खानदानी मतलब पैदाइशी आप बहरे नहीं थे, पैदा होते जो नॉर्मली थे, बट आपको एक दिन मजा मतलब मारना था, आपको बहुत ज़्यादा चुल मच रही थी, तो आपने क्या किया, लाउड स्पीकर लगा कर कान मतलब पूरा एक कान में लगा कर एक लाउड स्पीकर बजा रहे आप एकदम तेज साउंड में, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है आपका कान के पर्दे फट गए और फिर आपको सुनाई देना ही बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसी जो डेफनेस होती है जो आपको बाद में मिल जाती है, तो इसे एक्वायर्ड डेफनेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर बेसिकली होते कैसे, तो काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं, जैसे कि अगर मान लो आप गलत दवाइयाँ खा लेते हो या फिर ओवरडोज ले लेते हो, या फिर काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ रहती है मतलब बीमारियों की जिनके साइड इफेक्ट की वजह से आप बहरे हो सकते हो, मतलब आपके कान में इफेक्ट आ सकता है, आपको कम सुनाई देगा। ठीक है, और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ रहती है जिसकी वजह से हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पर कुछ बीमारियों के नाम दिए, जैसे जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, ये सारी जो बीमारियाँ रहती है ना, उनकी जो दवाइयाँ रहती है, ट्रीटमेंट रहते हैं, उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपके कान के ऊपर, और आपको ऐसा नहीं कि टोटली नहीं सुनाई देगा, बट कम सुनाई देगा, धीरे धीरे सुनाई देगा। ठीक है, ट्रीटमेंट की वजह से, दवाइयों की वजह से। उसके बाद देखो दूसरा जो रीज़न होता है वो ये रहता है कि हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, ब्रेन में चोट लग सकता है, या फिर नॉइज़ पोल्यूशन, वो सारी चीज़ों की वजह से भी आप बहरे हो सकते हो। ठीक है, अब इनका ट्रीटमेंट क्या रहता है, तो देखो दो सिनेरियो रहते हैं। अगर मान लो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि अगर मान लो कि सेंसरी न्यूट्रल अगर हो, कि अगर आपका इनर ईयर ख़राब हो जाता है, ठीक है, कि मतलब इनर ईयर ख़राब हो गया है कि आपके ब्रेन तक वो साउंड पहुंच ही नहीं पा रही है, तब कुछ नहीं किया जा सकता, आप बहरे ही रहोगे। ठीक है, आपका कोई इलाज नहीं है। बट अगर मान लो अगर आपको कंडीशनल डेफनेस है, यानी कि आपका आउटर ईयर और मिडल ईयर ख़राब है, तो ऐसे टाइम पर आपको बचाया जा सकता है। काफ़ी सारी दवाइयाँ रहती है, दवाई पानी करके, या फिर रहता है कि मतलब हियरिंग एड्स रहता है ना, मशीन रहता है, आपने देखा भी होगा फिल्मों में, हियरिंग एड्स रहते हैं, कान में लगाने की मशीन रहती है, तो उसको लगाकर भी हम बेसिकली अपनी जो हियरिंग है उसको नॉर्मल कर सकते हैं। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या है, देखो हमारा आउटर और मिडल ईयर का काम ही क्या रहता है, उसका काम ये रहता है कि साउंड जो भी बाहर से आ रही है उसको अंदर लेके जाना और इनर ईयर तक थोड़ा बहुत तेज करके उसको पहुंचा देना। तो वो काम क्योंकि वो नहीं कर पा रहे, तो हम एक मशीन लगा देते हैं कान के अंदर, जो वही काम करता है कि बाहर से जो भी नॉइज़ आ रही है वो इनर ईयर तक तेज करके थोड़ा सा भेज देता है, ताकि इनर ईयर फिर उसको ब्रेन तक पहुंचा दे और उसके बाद आपको नॉर्मली सुनाई दे पाता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो इस ट्रीटमेंट के लिए लोगों को इसके बारे में अवेयर भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करना होगा, कि मतलब लोगों को पता चले और लोग अपने, अगर कोई मान लो बहरा है तो वो समझ सके कि हाँ भाई मैं भी सुन सकता हूँ, अगर मेरे को मतलब कंडीशनल डेफनेस है तो। ठीक है, अगर मतलब बेसिकली अगर सेंसरी न्यूट्रल डेफनेस है तब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनर ईयर फिर ख़राब हो जाता है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये ऑडिटरली हैंडीकैपेड होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी, मतलब क्या फिजिकल जो डिसेबिलिटी होती है, कोई अपाहिज होता है, हाथ पैर नहीं होते, लंगड़ा लुल्ला रहता है ना, तो वो जो लोग होते हैं उन्हें हम ऑर्थोपेडिकली डिसेबल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे जो लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खाली हाथ पैर ही ना हो, कई लोग होते हैं कि जिनके आँख नहीं, तो मतलब बेसिकली देखो यहाँ पर अपाहिज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके हाथ पैर नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं ना जिनके हाथ रहते हैं बट मुड़े हुए रहते हैं, हाथ काम ही नहीं करता, हाथ है लेकिन चलता नहीं है, या फिर मुंह टेढ़ा रहता है, शरीर टेढ़ा रहता है, पीठ सही से काम नहीं करता, या फिर शरीर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सब फिजिकली डिसेबल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब कॉजेज़ बताए गए हैं कि क्या क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से कोई भी आदमी जो होता है वो फिजिकली डिसेबल हो जाता है, मतलब कि अपाहिज हो जाता है। तो देखो मेनली और एक फेमस, या फिर आप कह सकते हो जो कॉमन एक कह सकते हो जो आपको समझ आने वाला है फिजिकल डिसेबिलिटी का कॉज होता है, वो होता है चोट लगने की वजह से। यानी कि आप रास्ते से जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पैर टूट गए, हाथ टूट गया, तो आप अपाहिज हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से आप डिसेबल हो सकते हो। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे कॉजेज़ बताए गए हैं फिर भी, कि मतलब क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी एक आदमी जो है वो फिजिकली डिसेबल हो जाता है। तो देखो सबसे पहला जो रीज़न रहता है वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, यानी कि हो सकता
सकता है आप जन्म से ही अपाहिज हो। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जन्म से ही अपाहिज होते हैं, कि मतलब अपाहिज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका हाथ पैर नहीं है तभी आप अपाहिज में कहलाओगे। हो सकता है आपके मान लो हाथ पैर है बट हाथ पैर काम ही नहीं करते। ऐसा हो सकता है ना कि मान लो जैसे काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं ना जो पैदाइशी मतलब इतने बीमार रहते हैं कि वो चल नहीं पाते, ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं, मतलब ऐसी जो चीज़ें रहती है कि सांस नहीं ले पाते या फिर आंखें नहीं खोल पाते हैं या फिर बोल नहीं पाते कुछ भी। तो ऐसे जो बच्चे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो मतलब पैदाइशी ऐसे रहते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम रहती है वो जेनेटिक्स की रहती है, मतलब उनके डीएनए में ही खराबी रहती है, प्रॉब्लम रहती है। मतलब कोई खानदान में ऐसा कोई होगा या फिर डीएनए की वजह से या फिर म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से आदमी जो होता है वो अपाहिज बन जाता है। ठीक है, अपाहिज का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहती है कि मतलब आप हो सकता है कि आप मान लो हाथ पैर आपके सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी आपके जो शरीर है उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आपके हाथ पैर सही से चल पाए। ठीक है, जैसे एक बुढ़ा आदमी रहता है जो अपने ढंग से अपने कहीं से इधर उधर घूम नहीं पाता है, वैसे अगर मान लो कोई बच्चा है जो पैदा होने के बाद मतलब अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है, ढंग से हाथ नहीं हिला पाता है या फिर मान लो कि अपने पैरों को नहीं हिला पाता है, सांस ढंग से नहीं ले पाता है, तो वैसे जो बच्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि मतलब ये फिजिकली डिसेबल है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है इनको। उसके बाद देखो सेकंड जो रीज़न होता है वो होता है एक्सीडेंट की वजह से, कि मतलब आपको एक्सीडेंट हो गया, रास्ते से जा रहे थे, कोई मान लो आया ट्रक वाला आपको कुचल के चला गया, तो उसमें आप बच गए, बाई चांस थोड़ा ठोक के खाली चला गया, उड़ गए, इधर उधर फेंका गया और आपका हाथ पैर टूट गया। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो एक्सीडेंट की वजह से भी आपका हाथ पैर टूटने की वजह से आप अपाहिज हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड रीज़न होता है कि मतलब साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन। काफ़ी सारी दवाइयाँ रहती है जिनके साइड इफ़ेक्ट के वजह से भी आप मतलब अपाहिज हो सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, अपाहिज के अंदर ये मत कभी भी समझना कि अपाहिज के अंदर खाली ये है कि मतलब हाथ पैर नहीं है। ठीक है, अपाहिज के अंदर आपके आँख पैर मुँह नाक सब आता है, कि अगर मान लो आप अंधे हो तो ये भी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, क्योंकि फिजिकली है ना, आपकी बॉडी के अंदर ही, बॉडी के ऊपर ये मतलब प्रॉब्लम है। तो काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है, जैसे डायबिटीज़ का ये कि अगर डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ रहती है जिसकी वजह से आपकी आंखें ढंग से देख नहीं पाती है, आप सुन ढंग से नहीं पाते हो, तो काफ़ी सारी बीमारियाँ रहती है। बीमारियों की वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट, उनके दवाइयों की ट्रीटमेंट की वजह से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं और फिर आप ढंग से देख या फिर सुन नहीं पाते हो या फिर ढंग से चल नहीं पाते हो। काफ़ी सारी बीमारियाँ मतलब आपको काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ हो जाती है उन बीमारियों की वजह से और उनकी ट्रीटमेंट की वजह से। ठीक है, उसके बाद चौथा रीज़न होता है एडिक्शन और ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। मतलब क्या कि अगर मान लो कोई बेवड़ा है, ठीक है, उसके दारू पीने और ड्रग्स लेने या फिर कोई भी नशा करने की वजह से भी वो अपाहिज बन सकता है। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो हो सकता है मान लो एक आदमी रास्ते से ज़्यादा दारू पी गया और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके भी वजह से वो डिसेबल हो सकता है, या फिर कोई आदमी दारू पी के गाड़ी चला रहा था तो उसकी वजह से भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है और वो अपाहिज बन सकता है। बट ये तो हो गया एक्सीडेंट की बात। बट दारू पीने की वजह से अगर मेनली देखोगे तो कैसे हो सकता है, अब आपने सुना होगा कि दारू या फिर गुटखा खाने से आदमी को कैंसर हो जाता है। अब कैंसर हो गया, मान लो अगर मान लो मुंह का कैंसर हो गया तो आदमी बोल नहीं पाएगा, गले का कैंसर हो गया आदमी मुंडी नहीं हिला पाएगा, हाथ का कैंसर हो गया तो हाथ काटना पड़ जाता है। तो एक तरह से देखोगे तो अपाहिज ही बन जाते हैं ना कैंसर होने के बाद। तो देखोगे तो मतलब ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहता है। ठीक है, कि मतलब एडिक्शन की वजह से भी आदमी अपाहिज बन सकता है। और देखो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर वो दारू पीकर ही होते हैं। ठीक है, दारू पीकर कोई ड्राइवर चला रहा था, ट्रक ड्राइवर या फिर कोई दारू पीकर चला रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था और आदमी ने एक्सीडेंट कर दिया, फिर एक आदमी मर गया, दूसरा आदमी अपाहिज हो गया। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती है, एक्सीडेंट हो सकता है एडिक्शन की वजह से, अल्कोहल ड्रग्स की वजह से। ठीक है, कोई भी मतलब नशा करने की वजह से। और ये ज़रूरी नहीं कि खाली अल्कोहल है, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट जितनी भी चीज़ें, उन सारी चीज़ों की वजह से आप मतलब बेसिकली फिजिकली डिसेबल हो सकते हो। उसके बाद पांचवा होता है डिजीज़ एंड वायरसेस। काफ़ी सारी बीमारियां होती है और काफ़ी सारे वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से भी आप अपाहिज हो सकते हो। जैसे कि देखो एक मोस्ट फेमस है जो आप सुने भी होंगे, देखो आप बचपन से आपने सुना होगा कि पोलियो की बच्चे लोग को दवाई पिलाई जाती है। ठीक है, बट क्या पता है कि पोलियो की वजह से होता क्या है। देखो पोलियो की वजह से क्या होता है, पोलियो एक वायरस है। ठीक है, पोलियो में होता क्या है, देखो ये जो बीमारी बेसिकली वायरस है ये करता क्या, आपकी जो शरीर है इसको पैरालाइज कर देता है। मतलब आप अपने शरीर को हिला नहीं सकते हो, डुला नहीं सकते हो। इसके अंदर होता क्या, देखो ये जो वायरस होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक बेसिकली एक सेल रहते हैं, काफ़ी सारे सेल रहते हैं जिसको मोटर न्यूरॉन सेल बोलते हैं। तो उन सेल्स को ये डैमेज कर देता है। अब वो जो सेल रहते हैं क्योंकि वो डैमेज हो जाते हैं तो ब्रेन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन का जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है वो काम नहीं कर पाता है। और क्योंकि देखो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी की वजह से आप चल फिर पाते हो या फिर उठ खड़े हो पाते हो, लेट पाते हो। तो क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आपका शरीर पैरालाइज हो जाता है और आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो, आप दिन भर पड़े रहते हो। और कहीं कहीं पे तो आपका मतलब गर्दन भी नहीं हिला पाते हो, खाली आँख हिला पाते हो। तो ऐसे डिजीज़ और वायरसेस की वजह से भी मतलब आप अपाहिज बन सकते हो।
उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है रीज़न जो होता है प्री नेटल एथियोलॉजी। मतलब क्या कि देखो प्री नेटल एथियोलॉजी का मतलब होता है कि देखो बच्चा जो है मान लो अभी प्रेग्नेंट है कोई औरत, अभी 1 ही महीना हो, तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो कोई लड़की है जिसको डायबिटीज़ है, ठीक है, कोई बीमारी है, या फिर वो किसी तरह नशा करती है, ठीक है, मान लो बहुत सारा ड्रग्स लेती है, या फिर कोई नशा करती है, गुटखा तंबाकू खाती है, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो जो बेसिकली उसकी वजह से जितनी भी बीमारियाँ होती है वो बच्चे को भी हो सकती है, और उनकी वजह से बच्चा बीमार होने की वजह से हो सकता है वो भी फिजिकली डिसेबल पैदा हो सकता है वो बीमार पैदा हो, या फिर उसके हाथ ना हो, पैर ना हो, मतलब अपाहिज पैदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे कि अगर उसका केयर नहीं किया जाएगा। कि अगर मान लो कोई औरत है जो बहुत ज़्यादा नशा करती है, दिन भर दारू पीती रहती है और प्रेग्नेंट है, तो ऐसे टाइम पर उसका बच्चा जो रहेगा वो ऐसा नहीं कि नशेड़ी पैदा होगा, बच्चा जो पैदा होगा वो होगा बेसिकली मतलब डिसेबल पैदा हो सकता है, उसके कुछ अपाहिज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए के अंदर थोड़ा बहुत म्यूटेशंस हो सकते हैं, जैसे मतलब ड्रग्स लेने की वजह से, नशा करने की वजह से, और काफ़ी सारे मतलब जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं कि मतलब खानदानी कुछ रहेगा उसके वजह से भी हो सकता है, नहीं तो रेडिएशन की वजह से भी कभी कभी हो जाता है। कि मान लो कोई औरत है जो रहता है ना, आप बोलते जैसे आपने सुना भी होगा कि सूर्य ग्रहण के इधर नहीं जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो आदमी अंधा हो जाता है, ठीक है, और खास करके प्रेग्नेंट औरतों को तो और नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए कि देखो वो जो रेडिएशन आता है वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहता है जब सूर्य ग्रहण के टाइम पे आता है, और वो रेडिएशन की वजह से औरत को तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बट उसके साथ में जो बच्चा है उसके पेट में उसका म्यूटेशन भी हो सकता है, डीएनए के अंदर चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से बच्चा अपाहिज भी पैदा हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए नहीं देखना चाहिए और प्रेग्नेंट औरतों को सूर्य ग्रहण को, ठीक है, मतलब नंगी आंखों से। तो मतलब ये प्रीनेटल एथोलॉजी इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद होता है पेरीनेटल एथोलॉजी। पेरीनेटल का मतलब क्या, जब प्रेगनेंसी का बोल सकते हो कि आप एंड बीच बीच का जो टाइम रहता है, मतलब 8वां 9वां महीना चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो औरतें गलत कर देती है, जिसकी वजह से जो बच्चा रहता है वो अपाहिज पैदा हो जाता है, ठीक है, मतलब क्या कि सही से दवाइयाँ नहीं खा रही रहती है, या फिर औरतें जो रहती है मतलब सही से कोई चीज़ रहती है, मतलब सही से खान पान में ध्यान नहीं देते, मल न्यूट्रिशन रहता है, या फिर कोई चीज़ रहती है मतलब इधर उधर काम कर रही रहती है, चोट लग जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो हो सकता है अपाहिज पैदा हो, ठीक है। आपने देखा होगा, देखो फिल्म में आपने देखा है ना, जादू वाले में, ठीक है, कोई मिल गया तो उसमें क्या रहता है, वो बेसिकली जो ऋतिक रोशन है वो क्यों मतलब पागल पैदा होता है, कि उसकी मम्मी जो रहती है वो गाड़ी से जा रही थी, एक्सीडेंट हो जाता है, दिमाग में चोट लग जाता है, फिर वो पागल हो जाता है, ठीक है। तो देखोगे तो बच्चा अपाहिज इसलिए होगा क्योंकि जो मम्मी थी उन्होंने ढंग से ध्यान नहीं रख पाए, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपाहिज पैदा हो गया। तो ऐसी मतलब पेरीनेटल एथोलॉजी की वजह से भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई पेरीनेटल के टाइम पे, कि अभी 8वां 9वां महीना चल रहा है और ऐसे टाइम पर कुछ हो जाता है, तो ऐसे टाइम पर भी बच्चा जो होगा वो मतलब अपाहिज हो सकता है, ठीक है। बाद देखो 8वां जो बेसिकली रीज़न होता है वो होता है पोस्ट नेटल एथोलॉजी। मतलब क्या, कि मतलब पैदा होने के बाद भी बच्चे का अच्छे तरह से ध्यान ना रखने की वजह से हो सकता है वो बच्चा जो हो वो बीमार हो गया, मान लो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गया जिसकी वजह से उसको कोई बीमारी लग गई, कोई वायरस आ गया, जैसे पोलियो का ही रहता है, ठीक है, क्योंकि देखो मेनली जो पोलियो है वो बच्चों को ही होता है, इसलिए देखो जो बच्चे रहते हैं, देखा होगा अपने आसपास में कि कोई बच्चा है मान लो अभी 1-2 साल का है, तो आंगनवाड़ी वाले आते हैं, मतलब किंडरगार्टन वाले आते हैं, या फिर कोई रहता है सरकार की तरफ से आते हैं लोग जो बोलते हैं कि आसपास में कोई बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, तो उसको पोलियो का वैक्सीन दिला देते, पिला देते हैं, ताकि बच्चे को पोलियो की बीमारी ना हो। अब ऐसे टाइम पे मान लो बच्चे को पोलियो की वैक्सीन नहीं दी गई, तो हो सकता है वो बच्चे को वायरस लग जाए, जिसकी वजह से वो बीमार होने की वजह से वो अपाहिज बन जाए। तो पोस्ट नेटल केयर ना करने की वजह से भी बच्चे जो रहते हैं या फिर कोई भी पर्सन जो है वो अपाहिज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब टाइप्स देख लेते हैं, कौन से टाइप्स के फिजिकल डिसेबिलिटीज होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के देखो काफ़ी प्रकार के डिसेबिलिटीज होते हैं जो लोग फेस करते हैं। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप्स बताए गए हैं। तो देखो फिजिकल डिसेबिलिटी का सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी का। मतलब क्या कि देखो आप पैदाइशी मतलब पागल या फिर पैदाइशी आप बोल सकते हो कि अपाहिज नहीं थे, आप बाद में अपाहिज बन गए। तो कैसे बन गए, तो ब्रेन में कुछ चोट लग गया, दिमाग में कुछ चोट लग गया, जैसे कि नहीं फिल्म में था कि ऋतिक रोशन को चोट लग गया था जब पेट में ही थे, या फिर जैसे पेट में थे तब चोट लग गया। तो कभी कभी क्या होता है कि आप मान लो रास्ते से जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कभी आपके दिमाग में चोट लगने की वजह से रहता है ना, लोग कोमा में चले जाते हैं। तो कोमा में चले जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उस कोमा में जाने की वजह से कुछ लोग रहते हैं जो ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से, बट ज़्यादातर जो लोग रहते हैं, ज़्यादातर चांसेस देखो फिल्मों में दिखाता है कि हाँ भाई ठीक हो गया, कुछ महीने साल में ठीक हो जाता है आदमी, बट ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि आदमी ठीक नहीं होगा, ठीक है, आदमी हमेशा के लिए पैरालाइज ही रहेगा, या फिर ठीक हो भी जाता है, ठीक है, हो भी जाता है तब भी चांसेस रहेंगे कि उसका कुछ ही पार्ट चले, बाकी के पार्ट्स ना चले। कि मतलब हो सकता है उसके पैर चलना बंद हो जाए, ठीक है, हमेशा व्हील चेयर पर बैठा रहेगा, या फिर हाथ चलना बंद हो जाए, मतलब ब्रेन सही से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो जो हाथ पैर है वो काम नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथ पैर गायब हो गए उसके, टूट गए, इसकी वजह से नहीं चल रहा है, ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है उसके वजह से उसके हाथ पैर नहीं चल रहे, ठीक है। और ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि मतलब खाली वो
मुंडी हिला पाता है या फिर आंखें हिला पाता है, पूरा शरीर हिलता ही नहीं है, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन ही टूट जाता है ब्रेन के चोट लगने की वजह से, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। ओके, तो मतलब ये सारी एक्वायर्ड ब्रेन इंजरीज की वजह से भी हो सकता है। तो ये सबसे पहला टाइप होता है कि मतलब आपको ब्रेन में कोई चोट लग जाती है, उसकी वजह से अगर आप अपाहिज बन जाते हो, उससे हम एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके अंदर अगर मान लो किसी तरह कोई बेसिकली डिसेबिलिटी हो जाती है, उसकी वजह से अगर आप अपाहिज बन जाते हो तो उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलेंगे। मतलब कुछ चोट लग गई स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर कहते हैं ना, मतलब मान लो आप रास्ते से जाते आपका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने में क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट होने की वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, या फिर मान लो आप बहुत ज़्यादा कोई भारी चीज़ उठा रहे थे। अब बहुत ज़्यादा भारी चीज़ उठाने की वजह से क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि देखो शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो हमारे जो रीढ़ की हड्डी उसके अंदर भी होता है, ठीक है, उसके अंदर भी ब्लड्स जाते हैं, उसके अंदर भी ऑक्सीजन जाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पर ब्लड पहुँच नहीं पाता है, ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के साथ में जो कनेक्शन रहता है वो टूट जाता है। क्योंकि देखो गाड़ी का पेट्रोल क्या होता है, देखो गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए रहता है और शरीर को चलाने के लिए खून चाहिए रहता है, ठीक है, खून और ऑक्सीजन। तो ये अगर मान लो स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर खून जो है वो सही से पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर वहाँ पर मान लो कि ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी वजह से ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन कट जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो होता है कोई भी ऑर्डर जो है अगर स्पाइनल कॉर्ड को दे रहा रहता है कि हमें अभी उठना है, सोना है, तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड कुछ कर ही नहीं पाता है, ठीक है, कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। और इसके वजह से जो आदमी लोग रहते हैं जो मतलब ऐसा उनके साथ हो जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने की वजह से उनका स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन ब्रेन से टूट जाता है, तो मतलब फिर चल फिर नहीं पाते, ठीक है, उन लोग दिन भर लेटे रहते हैं। कई केसेस में होता है कि आदमी का जो गला से नीचे का जो हिस्सा होता है वही काम नहीं करता है, मतलब सिर्फ मुंडी भी ढंग से नहीं हिला पाते, खाली आंखें हिला पाते। और कुछ लोग का होता है कि चेस्ट के नीचे से हो जाता है, मतलब सिर्फ गर्दन हिला पाते हैं और चेस्ट का जो नीचे का हिस्सा होता है वो नहीं हिला पाते, ठीक है। तो मतलब 2 केसेस हो जाते हैं। ओके, तो मतलब इसको हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज बोलते हैं, जो मतलब स्पाइंस के अंदर हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अब काफ़ी सारे और भी रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली प्रेशर पड़ने की वजह से भी होता है। कभी कभी होता है कि आपको कैंसर हो जाता है तो उसके वजह से भी आपको मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और भी काफ़ी सारे रहते हैं कि जैसे मान लो आपके शरीर में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। ब्लड क्लॉट्स का मतलब क्या होता है, देखो कि शरीर में मान लो आपके इधर कुछ चोट लग गया आपको, ठीक है, हाथ कट गया। अब हाथ कटने की वजह से क्या होता है, देखो जब हाथ कटता है तो उसमें जब खून बहता है, तो देखो जब आप देखोगे तो देखो जब खून बहने लग जाता है तो आप क्या करते हो, उसको दबा देते हो ताकि खून रुके। बट थोड़ी देर बाद देखते हो तो वहाँ पर खून खुद ही जम जाता है, ठीक है, मतलब खून फिर बहना बंद हो जाता है। और वहाँ पर देखो फिर भी लाल लाल दिखता है, ये नहीं कि मतलब नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर बन गया हाथ वापस से, वहाँ पर लाल लाल दिखेगा बट खून बह नहीं रहा रहेगा। बहता क्यों नहीं है, देखो शरीर क्या करता है कि देखो काफ़ी सारे जो खून के जो ब्लड बेसिकली जो ब्लड सेल्स रहते हैं उनको एक ही साथ चिपका देता है और जहाँ पर भी कटा है वहाँ पर भर देता है। मतलब क्या कह सकते हो कि हील करने के लिए वहाँ पर पहले टेम्पररी एक वॉल बना देता है ताकि उसको हील किया जा सके, नहीं तो सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब वहाँ पर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं कि मतलब बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं जो चिपक के वहाँ पर चिपक जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं बहुत बड़े बन जाते हैं और टेम्पररी नहीं, मतलब तुरंत ना हटकर बहुत समय तक ये रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सही से हो नहीं पाता, खून सही से आगे पीछे जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता और उसकी वजह से उसका ब्रेन के साथ कनेक्शन हट जाता है और फिर वो काम करना बंद कर देता है और उसकी वजह से फिर आप अपाहिज बन सकते हैं। और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी कंडीशन ख़राब हो सकती है और आप फिर अपाहिज बन जाते हो, ठीक है। मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद हो जाता है और अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद हो जाएगा तो फिर आपकी पूरी शरीर काम करना बंद कर देगी, ना हाथ चलेगा ना पैर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कहीं कहीं पे गर्दन भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो टाइप होता है वो होता है पॉलीमेलिस्टिक, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मतलब पोलियो जो वायरस होता है उसकी वजह से भी आप मतलब फिजिकली डिसेबल हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। कैसे, तो देखो पोलियो जो वायरस होता है मेनली उसका काम क्या रहता है, देखो वो जो वायरस है वो क्या करता है, ये जो वायरस रहता है सबसे पहले देखो ये आता कहाँ से, तो कोई भी गंदी जगह रहती है, मान लो किसी का आपने टॉल उठा दिया, मतलब कोई भी गंदी जगह से वायरस आ जाता है। तो ये जो वायरस है आपके शरीर के अंदर जो बेसिकली एक न्यूरॉन सेल होता है जिसको मोटर न्यूरॉन सेल बोलते हैं, जो हमारी मूवमेंट के लिए रहता है, मतलब कि मूवमेंट हमारे शरीर को हिलाने डुलाने के लिए वो सेल मदद करता है, ठीक है। तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है वो ब्रेन के साथ बनाने के लिए न्यूरॉन सेल रहता है। अब ये जो पोलियो वायरस रहता है वो इस सेल को ही डैमेज कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से
से हमारा जो बेसिकली कनेक्शन रहता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का, वो टूट जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मूवमेंट कर ही नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता है और आदमी फिर अपाहिज बन जाता है। नहीं बोलते मतलब पूरी शरीर पैरालाइज हो जाती है, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कर पाता है, खाली देख पाता है, कहीं कहीं पे देख पाता है और कहीं कहीं पे रहता है खाली गर्दन हिला पाता है, ठीक है। तो इसको पोलियो वायरस की वजह से भी मतलब आदमी बीमार हो सकता है, मतलब अपाहिज हो सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है सेरेब्रल पेल्सी का। बेसिकली देखो ये टाइप की बीमारी के अंदर क्या होता है, देखो हमारा जो ब्रेन रहता है ना, इसके ऊपर बेसिकली देखो जो 85% रहता है, देखो जो हमारा ब्रेन का जो ऊपर का जो सेरेब्लम बोलते हैं, मे भी आपने पढ़ा होगा 10वीं में, तो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको सेरेब्लम बोलते हैं। और वो जो पार्ट रहता है वो हमारे मोशन को बेसिकली देखो तो कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, कि मतलब हमारा हाथ पैर कैसे चलेगा, हम किस तरह से मूवमेंट करेंगे, तो उसको कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कभी कभी कि हमारा जो सेरेब्रम रहता है उसके अंदर कोई डैमेज आ जाता है, बेसिकली वो सही से काम नहीं कर पाता है, वीक हो जाता है। देखो सेरेब्रल पेल्सी का मतलब ही होता है, देखो सेरेब्रल का मतलब क्या होता है, ब्रेन, और पेल्सी का मतलब होता है वीकनेस। यानी कि जब हमारा ब्रेन जो होता है, यानी जो सेरेब्रम है ऊपर वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, जब वो थोड़ा वीक हो जाता है, कमजोर होता है या फिर सही से काम नहीं कर पाता, और उसके वजह से अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाती है, उसकी वजह से आप काम नहीं कर पाते हो, तो इसे हम सेरेब्रल पेल्सी बोलते हैं, ठीक है, मतलब उस डिसऑर्डर को। और ये होता क्यों, आपका ब्रेन ऐसा काम क्यों नहीं कर पाता है, तो काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं। जैसे मान लो कि कभी कभी ये जन्म से ही रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा थी, मान लो धूप, मतलब जैसे रहता है ना एक्सरे, गामा रे, वो सारी जो रेडिएशन वाली जो रेस रहती है, जब किसी भी प्रेग्नेंट औरत के ऊपर पड़ जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है बच्चे के दिमाग के अंदर कुछ रेडिएशन पड़ने की वजह से, मतलब बेसिकली म्यूटेशंस हो सकते हैं, डीएनए के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आने की वजह से दिमाग ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है। नहीं तो नॉर्मल देखोगे तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हो जाता है कभी कभी, कि मतलब शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन तक ऑक्सीजन ढंग से पहुंचता नहीं है और ब्रेन ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। ज़्यादातर देखोगे तो ये जो बीमारी रहती है जन्म से ही रहती है, सेरेब्रल पेल्सी, ठीक है। तो इसके अंदर आदमी का जो ब्रेन जो रहता है, ब्रेन सेल जो रहता है, ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है सेरेब्रम, वो ढंग से डेवलप ना होने की वजह से आदमी जो रहता है वो ढंग से चल फिर नहीं पाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से टोटली अपाहिज होता है, बट उसके शरीर में उतनी जान नहीं रह पाती है, ढंग से वो हाथ पैर हिला नहीं पाता है, चल फिर नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप होता है स्पाइनल बेफिडा का। अब देखो स्पाइनल बेफिडा का मतलब क्या होता है, तो देखो इसके अंदर होता क्या है, देखो जब कोई भी बच्चा रहता है, जब वो पेट में पल रहा रहता है, तो कभी कभी म्यूटेशंस की वजह से या फिर गलत दवाइयों खा लेने की वजह से क्या होता है, देखो ज़्यादातर आपको बीमारियां यहाँ पर दिखेगी बचपन से ही होती है, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप रास्ते से ज़्यादा आपका एक्सीडेंट हो गया और आप बच गए और आप अपाहिज बन गए, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप मर जाते हो सीधा सीधा, ठीक है। बट अपाहिज लोग में देखोगे तो ज़्यादातर जो अपाहिज होते हैं वो पैदाइशी अपाहिज होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादातर जेनेटिक से ही दिखते होंगे कि जन्म से ही रहते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल बेफिडा में देखो क्या होता है, इसके अंदर होता है क्या, देखो हमारा जो रीढ़ की जो हड्डी रहती है, बेसिकली देखो उसके ऊपर एक बोल सकते हैं एक लेयर रहती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो नीचे से मतलब बीच पूरी जो रीढ़ की हड्डी रहती है, मतलब हमारे गर्दन से लेकर पूरे हमारे मतलब नीचे तक, कमर के नीचे तक, तो बीच में कभी कभी क्या होता है उसका कनेक्शन ढंग से बन नहीं पाता है, और वो जो बेसिकली लेयर जो रहती है रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक लेयर रहती है, वो ऊपर आ जाती है और हमारे पीठ के ऊपर एक फोड़ा टाइप में बन जाता है। मतलब बेसिकली वो जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसका कुछ मांस रहता है जो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जो होता है उसकी रीढ़ की हड्डी क्योंकि मतलब ढंग से कनेक्ट नहीं रहती है, जिसकी वजह से बच्चा चल नहीं फिर नहीं पाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ रहता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, तो देखो नॉर्मल रीजंस रहते हैं कि जेनेटिक्स में ही हमारी प्रॉब्लम रहती है, मतलब डीएनए के अंदर कोई खराबी रहती है, नहीं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं, मतलब रेडिएशन या फिर गलत दवाइयाँ, वो सारे भी रीजंस रहते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली देखो तो डीएनए के अंदर ही खराबी रहती है, उसकी वजह से होता है, नहीं तो कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। डीएनए में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो चल नहीं फिर पाता है, मतलब ढंग से चल फिर नहीं पाता है, ठीक है। बात देखो छठवा जो टाइप का बेसिकली डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से एक आदमी जो रहता है वो अपाहिज बन जाता है, वो होता है एपिलेप्सी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इमेज डालते टाइम पे वो कट हो गया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो छठवा जो होता है वो होता है एपिलेप्सी, ठीक है। बेसिकली देखो इसके अंदर होता क्या है, बच्चे को एक बीमारी रहती है जिसको हम मिर्गी की बीमारी नहीं बोलते, क्या बच्चे को मिर्गी की बीमारी रहती है, ठीक है। मतलब अचानक से छटपटाने लग जाता है, मिर्गी सुने ही होंगे मिर्गी की बीमारी। तो बेसिकली इसके अंदर यही होता है, आदमी को मिर्गी की बीमारी होती है जिसकी वजह से ढंग से वो कुछ भी कर नहीं पाता है, ना ही वो कुछ समझ पाता है, ना ही किसी किसी केसेस के अंदर ये होता है कि बच्चा जो रहता है वो ढंग से चल फिर भी नहीं पाता उतना, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, अचानक से वो भागने
लग जाएगा, रोने लगेगा, मतलब कुछ भी करने लग जाएगा। देखोगे तो मेंटली ढंग से डेवलप नहीं हुआ रहता है ये एपिलेप्सी के अंदर। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है कि मतलब ब्रेन के अंदर खराबी रहती है, ठीक है। तो मतलब ब्रेन के अंदर खराबी की वजह से ये जो बेसिकली बच्चे रहते हैं जो इसको मतलब ऐसी मिर्गी की बीमारी रहती है, तो ढंग से कुछ भी कर नहीं पाते हैं, ठीक है। मेंटली काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि काम कुछ नहीं कर पाते, मिर्गी की बीमारी रहती है कि अगर कुछ भी काम करने जाते हैं मिर्गी पकड़ लेता है इन लोगों को, मतलब कुछ भारी चीज़ भी नहीं उठा पाते इन लोग। एक तरह से देखो शरीर बहुत कमज़ोर रहता है इन लोग का। नाउ देखो 7 जो टाइप होता है वो होता है मसल डायस्ट्रोफी, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, तो देखो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं। मसल्स आपको पता होगा बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं, जैसे चेस्ट के ऊपर मसल है, पेट के ऊपर मसल्स है, जो बेसिकली शरीर को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। अब हमारे हड्डी के ऊपर भी देखो एक टाइप का मसल होता है जिसको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे हड्डी को चलाने में मदद करता है। जैसे आपके हाथ की हड्डी है तो उसके ऊपर मसल्स है जो आपकी हड्डी को चलाते हैं, ठीक है, मतलब आपका ब्रेन जो भी सिग्नल देता है तो उस हिसाब से हमारी मसल्स उसको मूव करने में मदद करते हैं। अब होता क्या है, कुछ कुछ बच्चों के अंदर ये मसल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ कुछ रहते हैं ना बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं, जो मतलब इनके अंदर बीमारी रहती है कि ये जो मसल्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उतना अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हुई रहती है उनकी मसल्स की, जिसकी वजह से वो अपने शरीर को ढंग से हिला डुला नहीं पाते। कुछ बच्चे रहते हैं जो ढंग से चल नहीं पाते, अपने हाथ को नहीं उठा पाते, और मतलब ऐसी काफ़ी सारी बीमारी रहती है। और उसी से रिलेटेड और भी इनको बीमारियाँ हो जाती है, मतलब हार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑर्गन्स इसके ढंग से काम नहीं कर पाते। उसके बाद देखो 8वां जो टाइप होता है वो होता है क्रिस्टिक फाइब्रोसिस का। अब देखो ये बेसिकली ये जो बीमारी होती है इसके अंदर होता क्या है, देखो ये एक जेनेटिक कंडीशन है, मतलब आपके डीएनए के अंदर कोई प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से ये होता है। देखो इसके अंदर होता क्या है, हमारा जो शरीर है इसके अंदर देखो 2 चीज़ें बनती है, एक होता है मुकस और एक होता है स्वीट ग्लैंड जो हमारे शरीर के अंदर पसीना बनाता है, ठीक है। देखो मुकस का मतलब जो गले के अंदर जो कफ बनता है ना, नाक से जो निकलता है गंदा गंदा, तो उसको हम मुकस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इस बीमारी के अंदर हमारे जो शरीर में मुकस बनता है, देखो नॉर्मल मुकस कैसा रहता है, थोड़ा थिक रहता है, मतलब नॉर्मल जैसा रहता है, सूखा टाइप में, ठीक है, जो नाक पे रहता है। बट जैसे आप कहीं भी आप बीमार पड़ जाते हो कैसे वो एकदम टाइट बन जाता है, शहद की जैसे एकदम मतलब थोड़ा टाइट टाइप में बन जाता है, ठीक है, जैसे शहद जैसा बन जाता है, ऐसे ही हो जाता है। ये जो बीमारी रहती है इसके अंदर आपका जो मुकस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी चिपचिपा बन जाता है, जिसके वजह से आपके नाक के अंदर जो बेसिकली ये जो मुकस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा बन जाता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम रह जाती है। आपके शरीर के अंदर बेसिकली जो छाती के अंदर जो बेसिकली ये जो कफ रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं और उसके वजह से भी आप ढंग से सांस ले नहीं पाते हो। और आपके लंग्स के अंदर क्योंकि ये जमा हो जाता है, ये जो कफ रहता है वो लंग्स के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी रहते हैं जो आपके ऊपर बेसिकली अटैक करते हैं, वो जो बेसिकली जो मुकस रहता है उसके ऊपर चिपक जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको और बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी हो सकती है, जैसे टीबी और भी मतलब अलग अलग बीमारियाँ हो सकती है और एंड रिजल्ट मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है शरीर के अंदर, ठीक है। देखोगे तो मेनली यहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन ढंग से नहीं आता है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपका प्रॉब्लम आता है, आप ढंग से खाना खाओगे पचेगा नहीं आपको, मतलब जो भी खाओगे खाना पचेगा ही नहीं, आपको शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी जिससे आप हमेशा थके थके से रहोगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब आप मान लो शादी कोई लड़का है जिसको प्रॉब्लम है तो उसको बच्चे पैदा होने के भी कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स आती है इस क्रिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर और इसके अंदर मेनली आपका शरीर जो रहता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, आप कुछ भी कर नहीं सकते हो, आपकी शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाती है, मान लो आपकी मतलब हाइट उतनी ज़्यादा अच्छी से हो नहीं पाती है, आपका शरीर जो है वो आपकी उम्र के हिसाब से ग्रो नहीं हो पाता है, मतलब मान लो आपकी 20-25 साल हो गई फिर भी आप अभी लग रहे हो जैसे 15-16 साल का ही हो, मतलब दाढ़ी मुझ सब आ गया बट आपका शरीर जो है वो अभी भी पतले का पतला, उतना दुबला पतला है, उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लीवर में भी डैमेज आ सकता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब बहुत सारी इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। और नॉर्मल जो एक बेसिकली इनके सिम्टम्स दिखते हैं, जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको ये बीमारी रहती है तो यही दिखता है कि मतलब शरीर जो रहता है वो हमेशा थका थका सा रहता है, शरीर में दर्द देता है, जैसे कैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मतलब मसल्स दर्द देते हैं वैसे ही शरीर में दर्द देता रहता है दिन भर, और डिहाइड्रेशन रहता है, हमेशा शरीर में पानी की कमी रहती है, ठीक है। मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं क्रिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। तो इसके अंदर भी आदमी जो रहता है वो कुछ भी करने लायक नहीं रहता, मतलब कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी हैंडीकैप्ड पर्सन में आ जाते हैं। उसके बाद होता है मल्टी स्क्लेरोसिस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हमारे जो मेलेनिन शेड होते हैं, देखो दिमाग के अंदर देखो जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है। आपको इतना तो मेनली आइडिया होगा न्यूरॉन सेल क्या होता है। देखो हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी सारे सेल से बना है, जो न्यूरॉन सेल से बना है, ठीक है।
अब होता क्या, देखो न्यूरॉन सेल के अंदर एक पीछे वायर टाइप में पूंछ जैसी रहती है जो दूसरे न्यूरॉन सेल से जुड़ी हुई रहती है और उसी की मदद से वो इन्फॉर्मेशन को भेजता है, ठीक है। और बेसिकली देखोगे तो दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब आते हैं, जिसकी मदद से ही वो इन्फॉर्मेशन जो भी मतलब दिमाग जो है, ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है कि ये हाथ अभी चलने वाला है, ये पैर अभी उठने वाला है, तो उसी की मदद से भेजते हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स इधर उधर भेजते रहते हैं अपने वो जो पीछे जो टेंटिकल्स जैसे रहते हैं वायर जैसे, उसकी मदद से। अब होता क्या, देखो कभी कभी कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से या फिर कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से वो जो बेसिकली जो न्यूरॉन सेल के पीछे जो वायरस जैसा रहता है, मतलब उसके पूंछ जैसा जो रहता है, उसके ऊपर देखो बेसिकली एक लेयर लगी रहती है जिसको मेलेनिन सेट बोलते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, तो देखो ये करने का बेसिकली इसका दो काम रहता है। एक तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है और दूसरा रहता है कि देखो दिमाग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जाती रहती है तो उसको स्पीड अप करने का काम करता है, मतलब तुरंत जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को भेजने का, कि आपने सोचा ये हाथ मुझे हिलाना है, तुरंत हाथ हिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह का जल्दी जल्दी भेजने का काम करता है। अब कभी कभी कुछ बैक्टीरियाज की वजह से वो जो मेलेनिन सीट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत सारा धीरे धीरे पहुंच रही रहती है, कभी कभी पहुंच ही नहीं पाती है। आप चाहते हो अपना हाथ हिलाना, आपका हाथ हिल नहीं रहा है, आप चाहते हो अपना आँख हिलाना, आँख नहीं हिल पा रहा है, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका शरीर ढंग से काम नहीं कर पाता है, नर्वस सिस्टम में बेसिकली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर यही होता है कि जिसकी वजह से देखोगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड ढंग से काम नहीं करेगा, आप ढंग से फिर नहीं पाओगे, चलने में आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब देखोगे तो मेनली यहाँ पर आपको चलने फिरने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप कुछ भी चल नहीं पाओगे, आप अपने शरीर को बैलेंस नहीं रख पाओगे, आपको हर कोई आदमी मतलब आपको पकड़ के रखेगा तभी आप चल फिर पाओगे, ठीक है। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम होगी, आपको हो सकता है विजन के भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व के ऊपर भी ये मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल देता है। तो मतलब देखोगे तो शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है ये बेसिकली ये बीमारी के अंदर, ठीक है। बेसिकली देखोगे तो ये बाहर कोई बैक्टीरिया रहता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे मेनली ये रहता है कि ये जो बैक्टीरिया रहता है ये बच्चों या फिर कोई भी ब्रेन रहता है तो उसके जो न्यूरॉन सेल रहते हैं उसके जो मेलेनिन सेट रहते हैं, मतलब जो पूंछ जैसा हिस्सा रहता है उसके ऊपर एक लेयर रहता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक बीमारी रहती है, इसकी वजह से भी आदमी जो रहता है वो हैंडीकैप बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है वो होता है ड्राफ्टनेस, ठीक है। ड्राफ्टनेस का मतलब क्या, कोई बच्चे रहते हैं ना जो बटले ही रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, नाटे लोग, ठीक है, तो उसको ड्राफ्टनेस बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से हैंडीकैपेट में ही आते हैं। और देखोगे तो ड्राफ्टनेस एक तरीके से आप कह सकते हो किसी तरह से ये मतलब कह सकते हो बॉडी से उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। मान लो कोई बटला आदमी है तो ऐसा नहीं है ज़रूरी है कि वो बटला है इसका मतलब क्या कि वो पागल होगा या फिर उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कोई मेजर इशू होगा, क्योंकि देखो काफ़ी सारे आपने बटले लोगों को देखा होगा फिल्मों या फिर आसपास में भी कि उनको मतलब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बस यही रहता है कि साइज़ छोटी रहती है, ठीक है। तो नॉर्मली देखो एक नॉर्मल जो बटले लोग रहते हैं जिनकी साइज़ छोटी रहती है तो एवरेज 4 फीट तक है, मतलब 4 फुट के लोग रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एवरेज रहता है कि मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो बटले होते हैं तो 4 फुट उनकी हाइट रहती है एवरेज, ठीक है। और बेसिकली देखोगे तो ये जो बीमारी रहती है काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है, काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं या फिर और भी चीज़ें रहती है, मेडिकल कंडीशंस की वजह से कभी कभी हो जाता है कि बच्चा जो रहता है वो उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं। तो देखोगे तो मेनली 2 टाइप के डफनेस होता है, एक होता है डिस्प्रोपोर्शनेट डफनेस और एक होता है प्रोपोर्शनेट डफनेस, ठीक है। अब देखो सबसे पहला टाइप के अंदर होता क्या है कि देखो कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं जिनके देखो शरीर जो होता है वो छोटा छोटा रहता है, मतलब क्या कि उनके हाथ छोटा है, उनका पैर छोटा है, मतलब शरीर पूरी छोटी छोटी है, बट उसके जो ऑर्गन्स है मतलब क्या आँखें है या फिर उसके जो बेसिकली कान है या फिर अंदर के जो ऑर्गन्स है जितने भी है वो नॉर्मल साइज के रहते हैं, जितने भी एवरेज साइज है उतना ही रहता है, ठीक है। मतलब ऑर्गन्स उतने ही साइज के रहते हैं, बस शरीर छोटी रहती है कुछ मतलब रहते हैं, तो उनको हम डिस्प्रोपोर्शनेट ड्रफनेस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो टाइप होता है वो होता है प्रोपोर्शनेट ड्रफनेस का। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि देखो हमारी जो बॉडी रहती है वो एवरेज साइज की रहती है, मतलब जो नॉर्मल साइज रहता है उतनी साइज की रहती है, बट हमारे जो ऑर्गन्स रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, मतलब हमारी आंखें छोटी छोटी रहती है या फिर मतलब और भी कोई प्रॉब्लम रहता है कि हमारी आंखें छोटी छोटी रहती है या फिर हमारी उंगली रहती है वो छोटी छोटी रहती है, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं और हमारी जो ओवरऑल बॉडी रहती है वो एवरेज साइज की रह जाती है, ठीक है। मतलब 2 टाइप्स के रहते हैं, किसी के ऑर्गन्स ही छोटे छोटे रहते हैं तो किसी के सिर्फ बॉडी छोटी रहती है, ऑर्गन्स नॉर्मल साइज के रहते हैं कि आंखें बड़ी बड़ी ही रहती है, सिर्फ शरीर छोटा रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 टाइप के ड्रफनेस होते हैं और ये याद रखना कि ड्रफनेस कोई भी लिंक नहीं है इंटेलेक्चुअल से, कि मतलब कोई अगर मान लो बटला लड़का है कोई छोटा है तो उसके पास उतना दिमाग नहीं होगा, थोड़ा पागल टाइप में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई अगर सिर्फ साइज छोटी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके बाद देखो 11th जो बेसिकली टाइप होता है वो होता है टोटरेट सिंड्रोम। अब बेसिकली देखो इसके अंदर होता क्या है, तो देखो ये जो बीमारी होती है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, मतलब क्या आपके दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अंदर होता क्या देखो कि जो बच्चे रहते हैं या फिर कोई भी जो आदमी रहता है उसके शरीर के ऊपर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। देखो बेसिकली हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन रहता है, बेसिकली जो दिमाग रहता है, जो हमारे दिमाग का जो एक पार्ट रहता है जो हमारे शरीर के बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि मतलब बॉडी किस तरह से चलेगी, हाथ कैसे चलेगा हमारे ऑर्डर्स के हिसाब से, ठीक है। बट वो जो पार्ट रहता है कभी कभी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता। कभी कभी मतलब कोई कोई आपने आसपास में किसी को देखा होगा मे बी, या फिर नहीं देखा होगा तो मे बी आपने फिल्मों में या फिर कार्टून कहीं इधर तो देखा ही होगा कि देखो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ही बेसिकली अपने सिर के ऊपर मान रहे रहते हैं, अपने आप को ही बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे रहते हैं और अपने से ही मुंह से आवाज़ें भी निकाल रहे थे, शू शू, मुंह टेढ़ा वेढ़ा अपने से ही कर रहे थे, अपने में ही ऐसे मुंडी उंडी हिला रहे रहते, मतलब थोड़े पागल टाइप में ऐसे हरकतें कर रहे रहते, ठीक है, कुछ बोलते नहीं है, मतलब वो अपने में ही उनके शरीर के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता। कभी कभी मतलब अपने को पीट अपने को ही मतलब मार रहे रहते, कभी चिल्ला रहे रहते, ऐसे आवाज़ें मुंह से निकाल रहे रहते, ठीक है, सीटी बजा रहे रहते, मतलब अपने में ही मतलब पागल टाइप में हरकतें कर रहे रहते। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो ऐसे टिक्स करते रहते हैं, ठीक है, टिक्स मतलब कि मतलब कुछ ऐसे फालतू के इशारे जो कोई भी सेंस नहीं है, बस अपने से ही निकलते जा रहे जो निकाल रहे, तो उसे हम टिक्स बोलते हैं बेसिकली। तो जो इस तरह बीमारी रहती है जिसके अंदर शरीर का बेसिकली जो शरीर के जो और हाथ पैर जो रहते हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, वो अपने आप ही से कभी अपने को ही मार रहा है, कभी इधर किसी और को मार दे रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम टोटरेट सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब वो जो आदमी है उसे ये बीमारी है, ठीक है, कि मतलब उसका शरीर के ऊपर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, कभी भी आंखें पलका रहा है, आंख मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। कभी कभी कोई कोई रहते हैं गाली भी देना शुरू कर देते हैं या कुछ भी बोल रहे, लगता है जैसे कि मतलब उनको लगता है सामने कोई है और उसको गाली दे रहे रहते हैं, जबकि सामने कोई भी नहीं रहता, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं एक तरह से कह सकते हो मेंटली भी ये उतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रहते। तो ये जो लोग होते हैं उन्हें हम बेसिकली ये भी हैंडीकैप्ड में ही आते हैं जिन्हें टोटरेट सिंड्रोम रहता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो बीमारी रहती है, आखिर इतनी सारी बीमारियों के बारे में हमने देखा, मतलब इतने सारे टाइप्स के हमने लोगों को देखा किस किस टाइप की बीमारियाँ होते हैं और इस हिसाब से कितने टाइप्स के लोग होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली इनका हम किस तरह से बचा सकते हैं अगर हम चाहते हैं इनका ट्रीटमेंट करना। तो देखो इसका ट्रीटमेंट और प्रिजर्वेशन बेसिकली क्या है, देखो जो जो लोग बेसिकली जेनेटिक में प्रॉब्लम है, जिनके डीएनए में प्रॉब्लम, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, तो उनको ट्रेन किया जा सकता है कि मतलब मान लो किसी का हाथ नहीं है तो उनको ट्रेन किया जा सकता है कि मतलब बेसिकली एक हाथ नहीं है तो दूसरे हाथ से काम करना सिखाया जा सकता है। या फिर किसी के पास पैर नहीं है तो बेसिकली काफ़ी सारे मशीन्स आती है, नकली पैर भी आती है, तो वो नकली पैरें भी लगा, आपने देखा भी होगा कई कई, मतलब आप चाहो तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च मार सकती हो कि बेसिकली एक मतलब मैराथन होती है जिसको पैरा ओलंपिक बोला जाता है, पैरा ओलंपिक गेम, ठीक है, आप चाहो तो सर्च मार सकते हो। उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वो अपाहिज लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सर्च मारना चाहो तो सर्च मार सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके मान लो पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो उन लोग नकली के पैर लगाकर उसके हिसाब से मतलब अपने शरीर को चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम अपने फिजिकल डिसएबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी मतलब थेरेपीज होती है, दवाई पानी भी किया जा सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है आप ठीक हो जाओ। अब जैसे यही बीमारी है टोटरेट सिंड्रोम, तो इसको बेसिकली इलाज करके ठीक किया जा सकता है। तो मतलब ये सारी बीमारियों को हम इलाज पानी करके ठीक कर सकते हैं। नहीं तो काफ़ी सारी मशीन्स आती है, मान लो आपके पैर ही नहीं है तब क्या करोगे, नकली पैर लगा के आप चल सकते हो, ठीक है। मतलब ये सारी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आप कर सकते हो जिसकी मदद से आपका ये जो फिजिकल डिफनेस है वो कम हो सकता है, ठीक है।